हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक हो। मेरा भी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो वेलकम है आपका। मेरा नाम है करण और वेलकम ऑडिट सेशंस। इसमें इस ऑडिट सेशंस में क्या क्या होने वाला है उसके बारे में पहले मैं बता देता हूँ। तो देखो, हमारा जो ऑडिट प्लानर था पूरा, जो मैंने ग्रुप 2 का प्लानर शेयर किया था कुछ दिन पहले, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो उसको जाके चेक कर लो। आज से ही वो प्लान शुरू है एंड आज से ही हम ऑडिट के सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम फुल कवरेज ऑफ ऑडिट लेके चलेंगे। ऑडिट के हर एक कॉन्सेप्ट को प्लानर के अकॉर्डिंग हम डेली बेसिस पे उसकी वीडियोस आएगी। उसके साथ एक दो क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर रहा हूँ जो कि एग्जाम्स में आ चुके होंगे, वही वाले, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं होंगे इस वीडियो में। जो एग्जाम्स के एक दो क्वेश्चंस होंगे ना, उसको कवर अप कर लेंगे सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। बाकी के कुछ क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज में क्या क्या क्वेश्चंस आ रखे हैं ऑलरेडी एग्जाम्स में, उसका भी एक पेज है, उसको भी आपको शेयर कर दूंगा। तो उससे आप उस चैप्टर के एग्जाम क्वेश्चंस भी देख सकते हो। अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली गो थ्रू विथ योर क्वेश्चंस एंड ऑल, जो भी आपके पास कॉन्सेप्ट है। और अगर कुछ मुझे एक्स्ट्रा लगेगा तो मैं वो भी उस चैप्टर के बारे में बता दूँ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे ऑडिट सेशन को। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने ये वीडियोस देख रहे हो तो पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि और भी वीडियोस सारे चैप्टर्स की आएगी। अभी हम इसमें इसे 500 और 501 कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वेट अ मिनट। ओके, तो सबसे पहले ऐसे 500 है, वो बात करता है सब ऑडिट एविडेंस के बारे में। तो हम ऑडिट एविडेंस को कवर करेंगे। Audit evidence is the all information used to auditors arriving the conclusion which is the auditor's opinion based। यानी कि ऑडिट एविडेंस जो चीज होती है वो ऑडिटर्स को ओपिनियन को डिस्क्राइब करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। यानी कि जो ऑडिटर ओपिनियन देने वाला है आखिरी में, वो किस बेसिस पे दे रहा है, क्या रीजंस है, किस वजह से वो दे रहा है, उसको यहाँ पे मेंशन किया, उसको हम ऑडिट एविडेंस कहते हैं, जो कि उसके ओपिनियन को कंक्लूड करे। इंफॉर्मेशन प्लस प्रोसीजर्स, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन लिया और जो भी प्रोसीजर्स अपनाए, उसको कंक्लूजन रेडी करते हैं। एंड उस कंक्लूजन को ही हम ऑडिट एविडेंस कहते हैं, जिसके बेसिस पे हम ओपिनियन रेडी करते हैं। ये दो टाइप्स के होते हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर इंफॉर्मेशन। देखो, ये जो पूरा ये चार्ट है या पीपीटी है, ये भी आपको मिल जाएगी पीडीएफ फॉर्म में। ओके, इसका भी आपको चैनल पे, टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उस पे आपको मिल जाएगा। एंड इसमें डिटेल्ड भी नहीं है, लाइक मतलब कि हर एक चीज का मैंने एक डिटेल्ड वर्डिंग्स नहीं लिखा। ये ऐसे है कि आपको ओवरव्यू करने में और क्विक रिविजन्स में हेल्प करेगा। लाइक आपने एक बार पढ़ लिया तो एक बार ओवरव्यू पूरे दिन उसका करने में जल्दी से कवर अप हो जाएगा। बाकी इसमें डिटेल्स भी है जो आपको और भी ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो चलिए आगे चलते हैं। दो तरह के रिकॉर्ड होते हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड और अदर इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग रिकॉर्ड वो होते हैं जो कंपनी के इंटरनल रिकॉर्ड्स होते हैं, यानी कि चेक्स, इलेक्ट्रॉनिक फंड्स, लेजर्स, जर्नल एंट्रीज वगैरह। ओके, अदर इन्फॉर्मेशन क्या होती है? मिनट्स ऑफ मीटिंग्स, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड नहीं होती, वो सारे अदर इन्फॉर्मेशन होती हैं। और जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड रिकॉर्ड्स है वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके की इंफॉर्मेशन होती है। देन क्लास किस नेचर में और सोर्स में हम इसको क्लासिफाई करते हैं। इसके थ्री नेचर्स है: विजुअल्स, ओरल और डॉक्यूमेंट्री। यानी कि या तो हमने उसको सामने से देखा हो, या कहें तो ऑब्जर्वेशन, जो आगे हमारा रिसो आएगा मेथड, उसमें हम ऑब्जर्वेशन पढ़ेंगे। तो वैसे ही इसको विजुअल्स, यानी कि हमारे सामने ऑब्जर्विंग फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री, या कंडक्टिंग क्लाइंट स्टाफ, जो क्लाइंट के स्टाफ जो फिजिकल इन्वेंट्री करे उसको विजुअल करना है। ये एक एग्जांपल दे रखा है विजुअल का। देन ओरल, डिस्कशन विद द मैनेजमेंट एंड वेरियस ऑफिसर्स इन द क्लाइंट, यानी कि उनके साथ डिस्कशंस करना कि किस तरीके से हमारा ये ऑडिट चल रहा है, ये कंपनी कैसे चल रही है। और डॉक्यूमेंट्री, कोई फिक्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट है या कोई एसेट्स है या लोन एग्रीमेंट वगैरह, उन सब के बिल्स या डॉक्यूमेंट्स बेसिस। ये तीन नेचर होते हैं, विजुअल, ओरल और डॉक्यूमेंट्री। सबसे पहले ऑडिट एविडेंस, उसके दो टाइप, वो दो तरीके से मिल सकता है: अकाउंटिंग रिकॉर्ड और अदर इन्फॉर्मेशन। और नेचर एंड सोर्सेस, नेचर तो तीन होते हैं: विजुअल, ओरल, डॉक्यूमेंट्री। एंड इंटरनल सोर्स होते हैं दो,
तो सोर्सेस होते हैं दो, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल एक्सटर्नल के बारे में तो पता ही होगा, जो कंपनी के अंदर का डॉक्यूमेंट्स है वो इंटरनल, एंड जो आउटसाइड है वो एक्सटर्नल। ओके, देन इसके बाद आता है कोर स्टैंडर्ड, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस क्या होता है? सफिशिएंसी मतलब होता है क्वांटिटी, यानी कि इतना कितना ऑडिट एविडेंस ले जो हमारे उसको एप्रोप्रिएट बने, यानी कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी। क्वालिटी यानी कि ठीक है, सफिशिएंसी यानी कि क्वांटिटी, यानी कि कितने रिलायबल ऑडिट एविडेंस हमें चाहिए। और एप्रोप्रिएट यानी कि क्वालिटी, यानी कि वो ऐसे रैंडमली एविडेंस नहीं होने चाहिए, और वो एप्रोप्रिएट एविडेंस होने चाहिए। ठीक है, क्वांटिटी इन्फ्लुएंस द रिस्क ऑफ मिड स्टेटमेंट एंड क्वालिटी ऑफ एविडेंस, यानी कि जितनी ज्यादा क्वांटिटी होगी उतना ही अच्छा है, क्योंकि लाइक अगर बड़ा सैंपल साइज है या बड़ी पॉपुलेशन है, यानी कि बहुत सारे लोग है, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स है, बहुत बड़ी फर्म, लाइक मान लो टाटा है। अब टाटा की इतनी सारी इंडस्ट्रीज है, अगर कोई एक फर्म पूरे उसका ऑडिट कर रही है, तो उसको हर इंडस्ट्री हर लेवल के उससे अलग अलग एविडेंस लगेगा, यानी कि उसके पास क्वांटिटी ऑफ एविडेंस हो जाएगा, बहुत सारे एविडेंस हो जाएंगे। उसके बाद बात करता है क्वालिटी। क्वालिटी क्या कहता है कि फोर्स ऑन द रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी, यानी कि जरूरी नहीं है कि आपके पास क्वांटिटी है तो उसका क्वालिटी भी सेम रहेगा। आपको हमेशा क्वालिटी पे ही ज्यादा फोकस करना है एज कम्पेयर टू क्वांटिटी। क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है, लेकिन अगर आपको ज्यादा एविडेंस चाहिए तब। लेकिन ये एक चीज हमेशा याद रखिए, ये दोनों इन्वर्सली रिलेशन होता है। ओके, अगर क्वांटिटी हाई हो रही है तो ये मतलब नहीं है कि हम क्वालिटी कम कर देंगे, और या फिर क्वालिटी हाई हो रही है तो जरूरी है कि हम क्वांटिटी कम कर सकते हैं। ओके, ये दोनों हमेशा इन्वर्स रिलेशन होगा। अगर क्वांटिटी हमारे पास अच्छी खासी है तो हम क्वालिटी से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, क्वालिटी अच्छी है कि हमें बहुत अच्छे एविडेंस मिल रहे हैं, मैनेजमेंट के रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल रही है, मैनेजमेंट के बनाए हुए डॉक्यूमेंट्स मिले हैं और वो करेक्ट है, नेचर ऑफ एंटिटीज मिले वो करेक्ट है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एविडेंस होते हैं जो क्वालिटी पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो उस केस में फिर अगर क्वांटिटी भी कम होती है तो वो भी चलता है। ओके, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट का मीनिंग समझिए आपको। लार्ज द क्वांटिटी ऑफ लो क्वालिटी एविडेंस कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूट द लेक ऑफ क्वालिटी, यानी कि अगर आपका क्वांटिटी ज्यादा है लेकिन उसकी क्वालिटी कम है तो उस केस में हम कम क्वालिटी वाले को कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट आता है हिरार्की ऑफ रिलायबिलिटी। अब किसी डॉक्यूमेंट में किस तरीके से रिलायबल करना है। ओके, इंडियन एश्योरेंस में है सबसे पहला ओरिजिनिटी। ओरिजिनलिटी यानी कि वो कहाँ से आया है, तो ये डॉक्यूमेंट्स आर मोर रिलायबल। ओरिजिनलिटी यानी कि फोटो कॉपी या फैक्सेस वगैरह नहीं होने चाहिए, बिल्कुल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर हम मिनट्स ऑफ मीट देख रहे हैं तो उस कॉपी नहीं चाहिए हमें, हमें वो मिनट्स ऑफ मीटिंग ला के दिखाओ। या कोई सेल्स एग्रीमेंट देख रहे हैं तो सेल एक्चुअल एग्रीमेंट जो आपके पास पड़ा है वो ला के दिखाओ, ना कि उसकी फोटो कॉपी। देन उसके फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या होना चाहिए? ऑलवेज बी अ डॉक्यूमेंट्री फॉर्म। अगर डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में वो ज्यादा रिलायबल है एज कम्पेयर टू ओरल एंड एनी अदर फॉर्म। ओके, हमेशा डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में डेटा को कलेक्ट करने का ट्राई करो। डायरेक्ट एक्सेस ऑब्टेन डायरेक्टली बाय द ऑडिटर, यानी कि अगर कोई कंपनी है वो और डॉक्यूमेंट भेज तो रही है लेकिन वो ऑडिटर डायरेक्ट रिसीव नहीं कर, लाइक मान लो एक्सटर्नल कंफर्मेशन जब हम पढ़ते हैं तो वहां हमें क्या आता है कि हम आउटसाइडर से जब कंफर्मेशन लेते हैं वो डायरेक्टली ऑडिटर के पास होना चाहिए। लेकिन अगर वो मैनेजमेंट के पास जा रहा है देन मैनेजमेंट हमें वो दे रहा है, तो इसका मतलब कि वहां पे कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए जब भी अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट डायरेक्टली मिलता है तभी आप उसको रिलाय उस पर ज्यादा रिलायबल करें एज कम्पेयर टू वो किसी और के द्वारा दिया जा रहा हो। फिर उसके बाद कंट्रोल। उसके बाद एक पॉइंट ये भी आता है कि जब हम स्टार्टिंग में कंपनीज के इंटरनल कंट्रोल्स चेक करते हैं ना, तो वो कंट्रोल्स रिलायबल है कि नहीं। अगर वो रिलेटेड और रिलायबल है इंटरनल कंट्रोल्स, यानी कि वर्क प्रॉपरली कर रहे हैं, तो उस पर भी हम रिलाय कर सकते हैं और उसका भी वर्क हम यूज कर सकते हैं। इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस यानी कि जो भी बंदा हमें डॉक्यूमेंट्स दे रहा है, सोर्सेज दे रहा है, वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं। मान लो अगर हम इंटरनल ऑडिटर का वर्क यूज कर रहे हैं तो क्या वो ऑडिटर जो है इंटरनल ऑडिटर है उसने इंडिपेंडेंटली वर्क किया है कि नहीं, उसने काम सारे अच्छे से करे हैं कि नहीं। ओके, तो ये होता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी यानी कि किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स पे रिलाय करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स पे रिलाय करना है, उसके बारे में बताता है। ओके, ये 5 पॉइंट्स है, बहुत शॉर्ट पॉइंट्स है। इंडिपेंडेंस, रिवर्स में जाओ। ठीक है, ओरिजिनल होना चाहिए,
फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, डायरेक्ट एक्सेस होना चाहिए, इंटरनल कंट्रोल्स प्रॉपर होना चाहिए और इंडिपेंडेंस डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ओके, देन इसके बाद आता है फैक्टर अफेक्टिंग दिस इक्वेशन। ये कुछ ज्यादा यहाँ पे है नहीं, मतलब यहाँ पे छोटा मोटा टॉपिक है, लेकिन इसका मेन जो है वो हमें चैप्टर 3 में जब हम रिस्क पढ़ेंगे, रिस्क तो वहां पे इंटरनल रिस्क पे पढ़ते हैं ना, तो वहां पे ज्यादा डिटेल में होता है। मटेरियलिटी इज द सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन बैलेंस डिस्क्लोजर द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि जो यूजर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उसकी गलतियों पे जो उसमें जब डिफरेंस आता है ना एज कम्पेयर टू एप्लीकेशन रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, तब वहाँ पे ट्रांजैक्शन बैलेंस डिस्क्लोजर जो डिफरेंस होता है उसे मटेरियलिटी कहते हैं। इसकी कंप्लीट डेफिनेशन आप इंटरनल कंट्रोल्स में पढ़ लेंगे। ओके, चैप्टर 3 जब कवर करेंगे 315, तो वहाँ पे कवर हो जाएगा। इसके दो पॉइंट्स होते हैं, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, और इसको मिला के बनता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेक में। ये नॉर्मली आप रीड कर सकते हो, इसका ज्यादा रिलेवेंस यहाँ पे नहीं मिलता ऑडिट एविडेंस में। यहाँ पे सिर्फ इतना है कि अगर आप ऑडिट एविडेंस ले रहे हो तो वो रिस्क के अकॉर्डिंग लो, कि अगर आप रिस्क ज्यादा है तो ज्यादा एविडेंस कलेक्ट करो, अगर रिस्क बहुत कम है तो कम एविडेंस कलेक्ट करोगे तो भी वो रिलायबल हो जाता है। ओके, देन उसके बाद पॉपुलेशन कैटेगराइज, ये आ जाता है कैटेगरी वाइज। अगर मतलब होमोजीनियस पॉपुलेशन है, यानी कि सिमिलर पॉपुलेशन है, या कहें तो कंपनी में जितने भी डेटाज है ना वो ऑलमोस्ट सेम है। अगर हम सेल्स का करते हैं तो सेल्स मैक्सिमम एक ही पर्सन से आई है, दूस हुई है, और अगर किसी अलग को हुई है ना वो बहुत कम क्वांटिटी में है, और ज्यादा अलग अलग पर्सन को हुई नहीं है। और हेट्रोजीनियस यानी कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, यानी कि अगर हम सेल्स डेटा देख रहे हैं तो उसमें लैक्स ऑफ स्टूडेंट सेलर्स हैं और या परचेजर्स हैं, और या लैक्स ऑफ परचेजर या सेलर्स हैं, ऐसे तरीके करके बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा नंबर्स पे हैं, बहुत बड़ी क्वांटिटी में हर एक सेल करता है, तो वो हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन में आ जाता है। यानी कि अगर स्मॉल वेरिएंस है, बहुत छोटे छोटे चेंजेस हैं, या ऑलमोस्ट सब सेम दिखते हैं, तो उस केस में आप एविडेंस कम लोगे तो भी चलेगा। लेकिन अगर बहुत ही अलग लोग हैं, कोई कम सेल करता है, कोई ज्यादा ले करता है, किसी के पास ज्यादा सेल्स जाती है, परचेज आती है, इस तरीके से आप डेटास को चेक कर सकते हो। तो अगर लार्ज है, लार्ज वेरिएंस होता है तो वहां पे हमें ज्यादा एविडेंस की रिक्वायर्ड होती है। ओके, तो रिस्क ज्यादा है तो एविडेंस को बढ़ा दो, होमोजीनियस पॉपुलेशन है तो कम रिस्क भी, कम एविडेंस भी चलेगा, लेकिन हेट्रोजीनियस है तो हमें एविडेंस हमेशा ज्यादा रखनी चाहिए। मटेरियलिटी रूल क्या है? लेस एविडेंस फॉर लेस मटेरियल assertions, मोर एविडेंस फॉर मोर मटेरियल assertions। ओके, उसके बाद प्रोसीजर्स, इसमें 7 प्रोसीजर्स आते हैं: इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, एक्सटेंड कंफर्मेशन, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, साइंटिफिक प्रोसीजर्स एंड इंक्वायरी। बहुत सिंपल प्रोसीजर्स है, बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। सबसे पहले हम किसी कंपनी में जाते हैं, तो यहाँ सीक्वेंस में आप थोड़ा मत देखना है, जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरीके से याद करना, प्रोसीजर बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। जब हम कंपनी में जाते हैं तो वहाँ किसी सब हर चीज ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि देखते हैं, क्योंकि एक सीए तभी एक अच्छा सीए बन सकता है जब वो चीजों को ऑब्जर्व करे। एज अ सीए स्टूडेंट अगर आप भी कहीं जाते हो, लाइक किसी सेमिनार में जाते हो, किसी सेशन में जाते हो, या किसी इवेंट में भी जाते हो, अगर वहां आप चीजें ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो, या किसी भी परफॉर्मेंस में को आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो ना, तब तक आप कुछ भी सीख नहीं सकते। हमेशा याद रखना, अगर किसी चीज को आप ऑब्जर्व करते हो तो आप बेस्ट सीए बन सकते हो। ओके, तो सबसे पहला आता है ऑब्जर्वेशन। जब भी आप किसी फर्म में जाओ तो वहाँ के ऑब्जर्वेशंस हमेशा वहाँ ऑब्जर्व करो, उसका इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ के स्टाफ कैसे है, एम्प्लॉयज कैसे है, मैनेजमेंट कैसा है, हर चीज को ऑब्जर्व करो। इससे आपको कंपनी की एक बेसिक्स नॉलेज मिल जाती है। देन उसके बाद इंस्पेक्शन, यानी कि वहां पे डॉक्यूमेंट्स कितने क्या क्या है उसको देखो, क्योंकि जब भी आप कहीं जाओगे, लाइक इंस्पेक्शन से पहले आप एक चीज ये कर लो, इंक्वायरी कर लो। लाइक जैसे ही आपने कंपनी में एंटर किया, आपने पहले ऑब्जर्व किया, ठीक है, आप कहीं गए, आपने वहां ऑब्जर्व किया, वहां लोग मिले, आपने उनसे इंक्वायरी की, यानी कि बातचीत की, बात बातचीत की, तो वहां पे आपको कुछ और चीजें पता चली। देन उसके बाद इंस्पेक्शन किया। ओके, तो इंस्पेक्शन यानी कि वहां के डॉक्यूमेंट्स चेक करना, ऑब्जर्वेशन वहां चीजों को ऑब्जर्व करना, इंक्वायरी मैनेजमेंट से पूछताछ करना, इंस्पेक्शन डॉक्यूमेंट्स का चेक करना, एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड एसेट्स एंड ऑल। ओके, इंस्पेक्शन करना। देन उसके बाद उसमें कुछ डेटा मिले या मैथमेटिकल कैलकुलेशन मिले तो उसको रिकैलकुलेट करके देखना वो करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। एंड देन री परफॉर्मेंस, टैलीज वगैरह जब होती है, टैली ईआरपीस,
तो वहां पे डेटास को प्री परफॉर्म करके कई बार देखा जाता है कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं, कहीं कोई इसमें ग्लिच तो नहीं है, कि कई बार एंट्रीज को ऐसे सेट कर दिया जाता है कि हमने 10 की एंट्री डाली वो 100 की एंट्री हमेशा बन जाएगी, ऐसा तो नहीं है, तो वो चीज को कहते हैं रीपरफॉर्मेंस। लास्ट, उसके बाद एंटी कप प्रोसीजर, यानी कि प्रीवियस ईयर के डेटा से कंपेयर करना और फिर उसके हिसाब से एक रिलेशनशिप बताना। एंटी कप प्रोसीजर का भी एक सेपरेट ऐसे है, वहां जाके इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ओके। एंड लास्ट, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, लोगों से, आउटसाइडर से पूछना कि ये कंपनी कैसे है। सिंपल, एक कंपनी, आप ऑडिटर हो, ये समझो आप ऑडिटर हो, फिर कंपनी में जा रहे हो, ठीक है। कंपनी में जाओगे, सबसे पहले क्या करोगे, वहां के एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करोगे, फिर वहां के लोगों से बात करोगे, वहां के डॉक्यूमेंट्स चेक करोगे कि वहां कैसे काम हो रहा है। ओके। देन वहां अगर कुछ कैलकुलेशन मिलती है उसको कैलकुलेट करोगे, वहां के एंट्रीज को रिपरफॉर्म करोगे कि किस तरीके से परफॉर्मेंस हो रही है वहां पे। एंड उसके बाद एंट्री का प्रोसीजर एंड एक्सटर्नल कंफर्मेशन। ओके। 7 पॉइंट्स हैं, जैसे याद हो जाए वैसे रख लो, या एक स्टोरी बना के रख लो। कंपनी में गए, ऑब्जर्व किया, इंक्वायरी किया, इंस्पेक्ट किया, ये कैलकुलेशन करके देखा, रिपरफॉर्मेंस सही था, का प्रोसीजर लगाया, यानी कि प्रीवियस ईयर से रिलेशन निकाला, एंड फाइनल एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेके केस को सॉल्व कर दिया। ओके। तो ये हो गया हमारा 7 प्रोसीजर्स, याद रखो 7 प्रोसीजर्स है। पूछता है, वो पूछ लेता है कभी, लाइक मेरे मेरे हिसाब से अभी तक मैंने जो दिया है उसमें सारे प्रोसीजर्स एक साथ नहीं पूछे हैं, एक दो पूछ लेता है, लाइक जैसे इंक्वायरी है, इंस्पेक्शन थोड़े इसके मेन है, तो उसके बारे में पूछ लेता है। ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं। असर्शंस, असर्शंस के बारे में पूछ लेता है। असर्शन के बारे में हमेशा ऐसे क्वेश्चन आता है कि वो एक केस दे देगा, वो एक केस दे देगा, पॉइंट्स दे देगा, कि मतलब एक लाइन दे दिया कि बताओ इसमें कौन सा असर्शन लग रहा है, तो आपको उसमें बताना है कि ऑब्जर्वेशन लग रहा है, इंस्पेक्शन लग रहा है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे, और इस पे मोस्टली मैंने अभी तक केस एमसीक्यूज में ही देखा है, ठीक है। तो हमारा असर्शन 3 तरीके के होते हैं, ट्रांजेक्शन्स, अकाउंट बैलेंस, और प्रेजेंटेशन, या कहे तो डिस्क्लोजर। ओके। तो audit process designed to detect the misstatement statement is the assertion level. मैपिंग द assertion, ठीक है। सबसे पहले ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन में क्या क्या पॉइंट्स हैं, करेंस, यानी कि वो ट्रांजेक्शन एक्चुअल में अकर हुई है कि नहीं। कंप्लीटनेस, जब उसको रिकॉर्ड किया गया तो कंप्लीट रिकॉर्डिंग हुई है कि नहीं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आई। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी यानी कि एक्यूरेट है कि नहीं, कहीं कोई उसमें कोई गलती तो नहीं। कट ऑफ, जो टाइम पीरियड था, यानी कि अगर 31 मार्च से पहले की ट्रांजेक्शन है तो तभी रिकॉर्ड की गई है या उसके बाद रिकॉर्ड की गई है। क्लासिफिकेशन, किस कैटेगरी में क्लासिफाई की गई है, अगर वो डेटर्स के डेटर्स में, क्रेडिटर्स के क्रेडिटर्स में, या किसी और तरीके से क्लासिफाई कर दी गई है। ओके। बैलेंसेस एग्जिस्ट, जो बैलेंस हमें बैलेंस शीट पे दिख रहा है वो एक्चुअल में अवेलेबल है भी या बस लिखने के लिए है, तो वो एग्जिस्टेंस हो जाता है। यानी कि कोई एसेट्स है वो एक्चुअल में कंपनी के पास है या नहीं है, वो डिपेंड करता है। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, अगर कोई एसेट्स है तो वो कंपनी के नाम पर है या किसी आउटसाइडर के नाम पे या मैनेजमेंट के नाम पे है, वो देखना पड़ता है, तो उसे कहते हैं राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। कंप्लीटनेस, सेम, कि उसका डेटा पूरा एंट्री किया गया है, कोई गलती तो नहीं कही। वैल्यूएशन एंड एलोकेशन, यानी कि जो वैल्यूएशन है, यानी कि कहीं डेप्रिसिएशन जो एक्यूरेट लगना था वो लगा है, कोई गलती हुई है वो कहीं कहीं गलती तो नहीं, कहीं गलत ट्रांजेक्शन तो रिकॉर्ड नहीं किया गया, उन सब के बारे में बताता है। लास्ट है प्रेजेंटेशन, या कहें तो डिस्क्लोजर। प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर सेम चीज है। ओके। तो मेनली आप डिस्क्लोजर भी लिख सकते हो। अक्रेंस एंड राइट्स, यानी कि जो ऑब्जर्वेशन या प्रेजेंटेशन किया जा रहा है, डिस्क्लोजर, वो एक्चुअल में ऑकरेंस हुआ था और वो कंपनी के राइट्स के अंडर है कि नहीं। कंप्लीटनेस का सेम है कि कंप्लीट ट्रांजैक्शन या कंप्लीट डेटा लिखा गया हो। क्लासिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी, कि जो भी डेटा प्रेजेंटेशन या डिस्क्लोजर किया जा रहा है उसका प्रॉपर क्लासिफाई किया गया हो, और ऐसे किया गया हो कि जब जो आउटसाइडर है अगर वो देखता है तो उसको अंडरस्टैंड हो, उसको समझ आए। एंड देन एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन, अगर कोई वैल्यू अमाउंट है, लाइक किसी कंपनी में फायर लगी एंड देन उसके बाद उसके कई सारी इन्वेंट्रीज जो है जल गई उसमें, तब उसकी प्रॉपर वैल्यूएशन और एक्यूरेट वैल्यूएशन लिखना इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे कंपनी में फायरिंग हुई एंड देन उसके बाद
वहां पे इतना का लॉस, स्टॉक का लॉस हुआ है। ओके, तो वो होता है। तो ये चीज है कि डायरेक्ट तो नहीं पूछता है जल्दी। ओके, ये मैं मोस्टली या तो केस एमसीक्यूज में पूछ लेगा, वहां पे आपको बोलेगा कि ये केस हुआ है, एंड देन आपको बताएगा कि ये क्या है, एग्जिस्टेंस है, राइट एंड ऑब्लिगेशन है, क्या है। ओके, मान लो एक चीज पूछ लिया कि कंपनी के पास एक एसेट्स है, पर जब फिजिकल काउंट करने को मैनेजमेंट मना कर रहा है कि नहीं, हम वो एसेट्स को दिखाएंगे नहीं, या हम उसको आपको ऑब्जर्व नहीं कराएंगे, तो ये क्या हुआ, तो ये चांसेस है कि उसका एग्जिस्टेंस मिसिंग हो, कि वो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती हो, बस रिकॉर्ड्स में दिखा रखी हो। तो ठीक है, इस तरीके से पूछा जाता है। ओके, तो ये सिर्फ नेम्स हैं, लाइक इसको बस थोड़ा सा मीनिंग समझ लोगे ना, तो इजीली याद हो जाएगा, बहुत इजीली। ओके, उसके बाद ट्रेसिंग द ऑडिट ट्रेल। ऑडिट ट्रेल सिंपल है, आप लोगों को पता होगा कि अगर कोई डेटा या लाइक टैली ईआरपीस वगैरह होते हैं, तो उसमें मेनली ये यूज होता है कि अगर कोई डेटा है, उसको किस तरीके से बनाया जा रहा है, यानी कि उसके सोर्स डॉक्यूमेंट कहाँ से वो पिक किया गया है। लाइक मतलब किसी में ट्रांजैक्शन को हम एंट्री कर रहे हैं, तो वो इनवॉइस से लिया गया होगा, तो इनवॉइस का डिटेल, देन वो किस अकाउंट एंट्री में गया, ठीक है, किस तरीके से उसको रिकॉर्ड किया गया, एंड देन उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक का उसका रास्ता, यानी कि इनवॉइस क्रिएट करने से लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट आने तक का उसका जो भी डिजिटल फॉर्मेट है या डिजिटल प्रोसेस है, वो सबको रिकॉर्ड करने को ही हम ऑडिट ट्रेल कहते हैं। ऑडिट ट्रेल ट्रेस हाउ द सोर्स डॉक्यूमेंट एंट्रीज एंड अल्टीमेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि कहाँ से शुरू हुआ एंट्री, एंड कहाँ जब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तब तक का पूरा डेटा जो है ऑडिट ट्रेल में रिकॉर्ड होना चाहिए। ऑडिट ट्रेल का मतलब आप नॉर्मली भी जानते हो, कि बहुत बार हमने ऑडिट ट्रेल पढ़ भी रखा है, ठीक है, तो इसका कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। लाइक उसके बाद आता है इंफॉर्मेशन प्रोसीजर बाय एंट्री, व्हेन यूजिंग आईपी द मोस्ट ऑडिटर्स मस्ट इवैल्यूएट वेदर इंफॉर्मेशन सफिशिएंट एंड रिलायबल, यानी कि सिंपल है कि जब भी हम किसी कंपनी में प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हैं, किसी एंटिटी में प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ों को ध्यान रखना होगा कि जो भी प्रोसीजर है, वो उससे जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो एक्यूरेट होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, प्रिसाइज यानी कि इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, ये नहीं कि कोई भी फालतू इन्फॉर्मेशन आप लेके रख रहे हो, और डिटेल्ड होनी चाहिए, यानी कि बिल्कुल डिटेल में होनी चाहिए, यानी कि बस ये हो गया कि कंपनी में लॉस हुआ था, हाँ कंपनी में लॉस हुआ था लिख लिया, लेकिन कितने का लॉस हुआ, किस चीज का लॉस हुआ, किस वजह से लॉस हुआ, वो सारी डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये भी ऐसे कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है। ओके, तो यहाँ पे भी आप इसको बस एक रीड करके छोड़ सकते हो। रिलाइंग ऑन द मैनेजमेंट एक्सपर्ट, ये आता है कई बार एग्जाम्स में आ जाता है, लाइक एमटीपीस वगैरह में मैंने देखा है। ओके, इवैल्यूएट एक्सपर्ट, सबसे पहले एक्सपर्ट को इवैल्यूएट करो, क्या वो कॉम्पिटेंस है, यानी कि वो काम करने के लायक है, कहीं वो मेंटली इलनेस तो नहीं है, कैपेबिलिटी, क्या वो इतना कैपेबल है कि वो कंपनी का वर्क कर सकता है, यानी कि वो कोई प्रोफेशनल है, या कोई भी बंदा उठ के आ रहा है काम मैनेजमेंट का एक्सपर्ट बन जा रहा है। ऑब्जेक्टिविटी, उसकी ऑब्जेक्टिविटी क्या है, क्या वो इंडिपेंडेंटली वर्क करना चाह रहा है, या मैनेजमेंट जो कह रहा है बस वो वही कर रहा है। ओके, इवैल्यूएशन एप्रोप्रिएटनेस, इज द वर्क सुटेबल एज ऑडिट एविडेंस, यानी कि जो उसका वर्क है, जो उसने काम किया है, क्या उससे हम ऑडिट एविडेंस मांग सकते हैं, उसके लिए हम उसके ऑडिट एविडेंस, उसके डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे कि वो कितने रिलायबल हैं। ओके, एंड अंडरस्टैंड द वर्क, ऑब्टेन एंड अंडरस्टैंडिंग द एक्सपर्ट फील्ड इन वर्क, यानी कि अब हम एक्सपर्ट को तो देख रहे हैं, लेकिन किस फील्ड के लिए हम उसको यूज कर रहे हैं। अगर हम मान लो हम मैनेजमेंट के एक्सपर्ट का वर्क यूज भी कर रहे हैं, क्या मालूम हम वो जो एक्सपर्ट वर्क कर रहा है वो ऑलरेडी हमारी कंपनी में एक बंदा है, वो कर लेता है, तो इस तरीके से उसको इवेल्युएट भी करना होता है। फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर अफेक्टिंग स्कोप्स, अब स्कोप्स को कैसे फैक्टर अफेक्ट करता है, मतलब कि किस रीजन से ये चीजें इफेक्ट हो सकती है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैटर, मैटर कितना बड़ा है, अगर बहुत बड़ा मैटर है तो ऑडिटर खुद ही देखे इसको तो ज्यादा बेस्ट है। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, अगर हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो भी ऑडिटर को ही देखना चाहिए, लेकिन अगर हाँ लो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो वहाँ तो मैनेजमेंट के एक्सपर्ट को इवेल्युएट करके उसका डेटा भी ले सकता है। और अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव एविडेंस, अगर इसके अलावा अल्टरनेटिव एविडेंस है तो उसको यूज करो, अगर नहीं है तभी इस चीज के पीछे जाओ। ये रीजन है जिस वजह से हम इसको यूज करते हैं, अदरवाइज हमें रिक्वायर्ड नहीं पड़ती मैनेजमेंट के एक्सपर्ट के डेटा लेने को। ओके, अगर लेना भी है तो उसके ऊपर रिलायबिलिटी को चेक करके लेना चाहिए। उसके बाद आता है सिलेक्टिंग आइटम फॉर टेस्टिंग,
तो हम ऑडिट एविडेंस कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक मेथड होता है सैम्पलिंग मेथड, या कहें तो सैम्पलिंग प्रोसेस। ओके, तो वो ऑडिटर के जजमेंट पे बेसिस होता है। उसके तीन मेथड है। सिलेक्टिंग ऑल आइटम्स, यानी कि 100% चेकिंग कर लो और फिर ऑडिट एविडेंस ले लो। स्पेसिफिक सिलेक्शन कर लो, यानी कि कुछ कुछ चीजों का जजमेंट बेसिस पे सिलेक्शन कर लो और रिस्क या वैल्यू बेसिस पर। ओके, ऑडिट सैम्पलिंग, ड्राइंग कंक्लूजन ऑन पॉपुलेशन वेयर एवरी आइटम हैज बी चांस फॉर सिलेक्शंस, यानी कि एक सैम्पलिंग मेथड रखा। सैम्पलिंग मेथड जो पूरा प्रोसीजर है वो आगे हमें मिलेगा जब हम ऐसे करेंगे। ठीक है, तो उसका वहां पे डिस्कशन होगा। 100% सिलेक्शन को मैं ज्यादा एक्सप्लेन करना नहीं चाह रहा, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है क्या चीज होती है। ओके, कुछ पॉइंट्स है। पॉपुलेशन कंसिस्ट नंबर ऑफ लार्ज वैल्यू आइटम्स, अगर कंसिस्टेंट और स्मॉल नंबर ऑफ वैल्यू आइटम्स है तब ले सकते हो। सिग्निफिकेंट रिस्क एग्जिस्ट करता है, या फिर ऑटोमेटेड प्रोसेस है। बहुत सारी चीजों में क्या होता है, कॉस्ट इफेक्टिव जो है ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता है। कंपनीज क्या होती है, एक सिस्टम लगा देती हैं जिससे ऑटोमेटिकली जब इन्वेंट्री इन होती है ना, तो वहां पे कॉस्ट दिखा देता है कि इतने की इन्वेंट्री आ गई है हमारे यूज में। ओके, तो वहां पे हम 100% चेकिंग कर सकते हैं। सिलेक्टिंग स्पेसिफिक आइटम्स, यहाँ पे अगर हाई वैल्यू की आइटम्स है, यानी कि बड़ी बड़ी वैल्यूज की आइटम, लाइक मतलब अगर एक कंपनी है उसका करोड़ों का ट्रांजेक्शन है, तो हम वहाँ पे छोटी जो लैक्स की, 1 लाख 2 लाख की है वो नहीं चेक करेंगे, बल्कि 10 लाख एंड अबव या 15 लाख इस तरीके से कैटेगरी बनाएंगे कि इतने के ऊपर के जो ट्रांजेक्शन है उसको हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे और उनको चेकिंग करेंगे। ये सैम्पलिंग नहीं होता, ये रैंडमली होता है, यानी कि बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन अपने आप सिलेक्ट कर ली, वो कोई भी हो सकती है, कोई फिक्स नहीं होती। ओके, आइटम ओवर सर्टेन अमाउंट, यानी कि हाई वैल्यू के आइटम्स है या तो उनको चेक कर लिया। सर्टेन अमाउंट के ऊपर है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि 10-15 लाख की कैटेगरी बना ली, उसके ऊपर के ट्रांजेक्शन, या आइटम्स फॉर इन्फॉर्मेशन, या फिर हमें जिसकी आइटम की इन्फॉर्मेशन चाहिए वो चीजें उठा ली। तो इसमें कोई वो नहीं है कि कोई सैंपल लगाया या फिर हर चीज चेक की। इसमें रैंडमली कुछ चीजें उठाई और चेक करके हो गया हमारा काम। ओके, इस तरीके से होता है। और इसका जो सैम्पलिंग प्रोसेस वाला है, थर्ड वाला, उसको हम स्पेसिफिकली ऑडिट सैम्पलिंग में डिस्कस करेंगे जब हम सैम्पलिंग प्रोसेस पूरा पढ़ेंगे। तो लास्ट ये ही हमारा 500 था। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ओके, तो बहुत सिंपल चीज थे 500, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, आप लोगों लाइक मतलब उनका स्टार्टिंग में होता है, देखो एक दो बार आप पढ़ोगे ना स्टार्टिंग में, आपको लगता होगा कि नहीं यार इतना इजी नहीं है, ऑडिट है। ऑडिट का तो मतलब जब बोलते हैं लोग ना कि ऑडिट है, तो ऑडिट का यही आता है कि ऑडिट यार बहुत मुश्किल है और कुछ नहीं हो सकता ऑडिट का। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप ऑडिट पढ़ना शुरू करते हो ना, तो उसको जब प्रॉपरली डिस्कस करोगे, हर एक पॉइंट को, हर एक टॉपिक को अंडरस्टैंड करो, उसको समझो और उसको क्वेश्चंस को करके देखो। ज्यादा क्वेश्चन मत करो, एक या दो क्वेश्चंस भी करोगे ना कुछ चैप्टर से, उतना भी आपके लिए कवर है। लाइक अभी जो मैंने आज मॉर्निंग में एक टूल भेजा, अपलोड किया चैनल पे, उसका उसको आप जाके चेक करो। वहां जाके आप उसको यूज करो। आपको रिवीजन में मैं पक्का कह रहा हूँ कि कोई दिक्कत नहीं आएगी और कंटिन्यूअसली रिवाइज होता जाएगा। और जितनी बार आप रिवाइज कर लोगे उतना आपके लिए कुछ नहीं करना, टूल को चेक करो कैसे यूज हो रहा है, वहां पे बता रखा है। सिंपल, वहां के जब भी आपको रिवीजन शेड्यूल रेडी हो, तब जाके एक एमसीक्यू सॉल्व कर लो, एक क्वेश्चन सॉल्व करो, गलत हो सही हो उससे मतलब नहीं है, समझ के करो। अगर क्वेश्चन सॉल्व भी करा है, उसका आंसर प्रॉपरली लिखो बिना देखे, उसके बाद उसके सॉल्यूशंस को चेक करो और उसने से कंपेयर करो। ओके, और प्लस 500 को वाइंड अप करते हैं। सिंपल, सिंपल इसका गोल है सफिशिएंट एंड ऑडिट एविडेंस लेना 500 का। एक्सटर्नल रिलायबिलिटी हमेशा एक्सटर्नल, रिटर्न और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पे होनी चाहिए। हायर रिस्क है तो हायर एविडेंस लो। प्रोसीजर, हमेशा टूल्स मैच करो, यानी कि जो मेथड्स बताए थे ऑडिट एविडेंस लेने के, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन एंड ऑल। सिलेक्शन, 3 मेथड है बस। ठीक है, 5 पॉइंट है, सिंपल, खत्म हो जाएगा चैप्टर। ऐसे कंप्लीट है 500, बहुत सिंपल सा ऐसे है। इसका एक क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, 1 मिनट। हम्म अ, हम्म, ओके, तो ये जो पीडीएफ है, भी आ जाएगा, थोड़ा स्लो है, पर देखो ये पीडीएफ है। इसमें, हाँ ठीक है, इसमें आपको पिछले जितने भी सितंबर 24 से सितंबर, ओ
मई 24 से लेके सितंबर 25 तक का डेटा है। उसके बाइफरकेशन दे रखा है कि किस अटेम्प्ट में किस चैप्टर से आया था। थोड़ा ब्लर हो रहा है, पर यहाँ पे आप इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, तो आप उसको यूज कर सकते हो। ओके, आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगा। तो इसमें से इसी को मैंने देख के दो क्वेश्चंस एक क्वेश्चन निकाला है, अ, ऐसे 500 का। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ओके, हाँ, ये रहा। ये आया था Jan 25 में आया था। और क्वेश्चन नंबर, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 का 3/3 पार्ट है ये। क्या कहता है? F&RP एसोसिएट विद स्टैट्यूटरी ऑडिटर है इसके। ओके, कंपनीज इनटू द बिजनेस ट्रेडिंग। सबसे पहले तो देखो यार, इसमें लोग कहते हैं यार कि लास्ट में पढ़ लो आपको आंसर मिल जाता है, पर ऐसा कुछ नहीं होता यार। आप लास्ट में, जब भी मैंने लास्ट अटेम्प्ट में ट्राई किया था कि बस लास्ट में पढ़ा और लिख दिया आंसर, तो वो हमेशा गलती निकलेगी आपको। हमेशा केस को पूरा रीड करो एक बार, ताकि आप समझ सको कि एक्चुअल में केस क्या कह रहा है। कई बार आपको क्लास पॉइंट्स की जगह केस पढ़ के समझ आ जाएगा कि ये किस टॉपिक की बात कर रहा है। ओके, तो हम रीड करते हैं इसको। ओके, कंपनीज इनटू द ट्रेडिंग एंड हैज ऑपरेशन अक्रॉस इंडिया। पूरे इंडिया में अक्रॉस है। पार्टनर्स हैं, सीएम पार्टनर है। ओके, ऑडिट का कैरिंग द ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट टीम इंश्योर दैट सीए रवि वन ऑफ द टीम मेंबर है सीए रवि, एंड ऑब्टेन वेरियस ऑडिट एविडेंस। कई सारे ऑडिट एविडेंस उनको मिले हैं। ओके, कनेक्टेड विद द ऑडिट से रिलेटेड। ओके, एंड सबमिट टू द एंगेजमेंट पार्टनर को उन्होंने शेयर किया, फाइनलाइजिंग द ऑडिट रिपोर्ट को शेयर करने के लिए। ओके, हाउ कैन सीएम इंश्योर दैट द एविडेंस कलेक्टेड बाय सीए रवि ड्यूरिंग द ऑडिट विल बी सफिशिएंट फॉर द पर्पस ऑफ द ऑडिट। और यहाँ पे बताना है कि किस तरीके से ये एविडेंस जो है सफिशिएंट है कि नहीं है। अब मान लो, देखो उसमें क्या बोला कि इसमें कि पार्टनर्स हैं, एंगेजमेंट पार्टनर्स हैं, उनको ऑडिट मिले कंपनी से। कंपनी क्या थी? ट्रेडिंग एंड हैज ऑपरेट बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग की है। यानी कि देखो, अगर आप ये पढ़ते डायरेक्ट, आपको क्या होता कि आपको बस सफिशिएंसी का मतलब पता चलता, लेकिन वो किससे रिलेटेड? ट्रेड रिलेटेड। यहाँ पे आपको कुछ लिखने पड़ेंगे जो कि ट्रेडिंग से रिलेटेड बताए। ओके, तो आप इसको रीड करो, देन उसके बाद वीडियो को पॉज करो और खुद से सोच के ट्राई करो कि ये कैसे आप इस पे पॉइंट्स लिख सकते हो। बस एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू कर लो, पूरा लिख के देखने की भी जरूरत नहीं है। रफली लिख के देखो कि हाँ, अगर मेरे को सफिशिएंट बोलता है और मुझे फिर भी कुछ नहीं समझ आता है कि मैं ट्रेडिंग को कैसे एक्सप्लेन करूँ, आप मेन पॉइंट क्या लिखोगे सफिशिएंट को बताने के लिए। ओके, तो मैं इसका आंसर पे जाता हूँ। ठीक है, सब सफिशिएंट की बात होती है तो 3 पॉइंट्स आते हैं हमारे। मटेरियलिटी, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, ओके, एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन, जो हमने ऑलरेडी 3 पॉइंट्स डिस्कस करे थे। पर यहाँ पे इसका डिटेल्ड ओवरव्यू नहीं है, तो वो बेसिक्स थी, 3 चीजें आपको चेक करनी होगी। जैसे द ऑर्डर हैज ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस, सीए रवि को सफिशिएंसी चेक करने के लिए 3 चीजें लगेगी। मटेरियलिटी, रिस्क, और लास्ट था सैम्पलिंग या पॉपुलेशन का है। तो ठीक, ये पॉइंट्स को हमेशा याद रखो जब भी आपको सफिशिएंसी को प्रूफ करना हो, सफिशिएंटी या एप्रोप्रिएटनेस को। तो हमेशा 3 चीजें रखो। मटीरियलिटी यानी कि कितना मटेरियल या कितना इंपॉर्टेंट है। देखो, जब भी सिंपल मेथड है, जरूर नहीं है वर्डिंग्स को याद रखो, कॉन्सेप्ट को याद रखो कि जब भी हमें किसी चीज के प्रूफ चाहिए, किसी चीज की रिलायबिलिटी चेक करनी है या सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएट चेक करना है कि वो कितना हमारे लिए फायदेमंद है, तो सबसे पहले चेक करो कितने बड़ी क्वांटिटी पे है, यानी कि उसका साइज क्या है। अगर वो एक बहुत लेवल है, यानी कि साइज ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि यहाँ पे क्या बात की गई, अक्रॉस इंडिया में है, यानी कि है तो बड़े लेवल का, तो वहां पे रिक्वायरमेंट्स होगी। यहाँ पे क्या है, इट refers to the number of items including the population, यानी कि less evidence should be required case of smaller homogeneous population। अगर सिंपल यहाँ पे बोलो homogeneous है, डेटा है, तो फिर लेस पेज लगेगा। अगर हेटेरोजीनियस है तो ज्यादा डॉक्यूमेंट्स लगेंगे या एविडेंस लगेंगे। सिंपल हो गया। दूसरा चेक करो रिस्क क्या है। कोडिंग में बहुत रिस्क होता है, कई चीजों का रिस्क होता है, तो यहाँ पे सिर्फ उसकी डेफिनेशन लिखनी है। डिफाइन द रिस्क दैट विल बी मटेरियल, अगर वो मटेरियल है और प्रायर टू द ऑडिट है तो उसको उसके हिसाब से हायर लगेगा। 2 कंपोनेंट्स, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क के डिटेल में क्या होता है आगे चल के डिस्कस करेंगे। एंड लेस एविडेंस रिक्वायर्ड इफ केस एसोसिएशन इज लोअर रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, अगर लो रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट है तो अभी ज्यादा रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है।
यानी कि कुछ भी हाइयर है तो सिंपल है, हाइयर रिस्क है तो हाइयर ऑडिट एविडेंस लगेगा, यानी कि मोर ऑडिट एविडेंस लगेगा। लोअर रिस्क है तो लो ऑडिट एविडेंस लगेगा। इतनी भी पॉइंट्स को आप डिटेल में लिख दोगे, अच्छे से लिख दोगे ना, तो भी आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। ओके, लास्ट मटेरियलिटी, यानी कि इंपॉर्टेंट, कितना इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंस क्लास ऑफ transactions accounts balance disclosures with the users of the financial statement। ओके, तो इसको भी आप लिखोगे कि मटेरियल, पहले तो ये जो पहली लाइन लिखी है ना वो बताया है कि मटेरियलिटी क्या होता है, यानी कि जो सिग्निफिकेंस होती है क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंस, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर की, उसको हम मटेरियल कहते हैं, यानी कि इंपॉर्टेंस। और अगर ये लेस एविडेंस रिक्वायर्ड है, अगर लेस मटेरियल है तो मोर एविडेंस रिक्वायर्ड है, मोर मटेरियल है। तो सिंपल, पूरा कंक्लूजन क्या बनता है, वो बहुत सिंपल कंक्लूजन बनता है। सफिशिएंसी अप्रोप्रिएट चेक करनी है, तीन चीजें चेक कर लो। मटेरियलिटी, कितना इंपॉर्टेंट है, अगर कम इंपॉर्टेंट है ज्यादा कम एविडेंस लो, अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ज्यादा एविडेंस लो। रिस्क, कम रिस्क है तो कम एविडेंस, ज्यादा रिस्क है तो ज्यादा एविडेंस। साइज, छोट स्मॉल पॉपुलेशन या होमोजीनियस है तो फिर कम एविडेंस, ज्यादा है या हेट्रोजीनियस है तो फिर ज्यादा एविडेंस की जरूरत पड़ेगी। ओके, इस तरीके से आप तीन पॉइंट्स को कवर करें। हमेशा अगर कोई सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, यानी कि तीन पॉइंट्स, मटेरियलिटी, रिस्क और पॉपुलेशन, सिंपल हो जाएगा आंसर। तो ये था ऐसे 700 ऐसे 500 का एक कॉन्सेप्ट। आपके पास और क्वेश्चंस होंगे, आप उसको ट्राई करो सॉल्व करने का। पहले क्वेश्चंस देखो, आंसर्स को कवर कर लो, उसको अंडरस्टैंड करो, उसका रफली वर्क बनाओ, नोट डाउन करो, एंड देन उसके बाद कंटिन्यू करो। ओके, आंसर्स को चेक करो। जरूरी नहीं है हर एक को डिटेल्ड में लिख के देखना है, लिख के जरूर देखना है अंडरस्टैंडिंग के लिए, ना कि सिर्फ टाइम पास के लिए। ओके, तो 500 के और क्वेश्चंस करो, तब तक हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ने ऐसे की ओर, ऐसे 501। तो आई होप आप लोग 500 क्लियर हो गया होगा। तो इसको प्रॉपरली समझना। ओके, नेक्स्ट एक बार वीडियो को दोबारा से जाके चेक कर लो कुछ पॉइंट्स को, या आपके पास जो नोट्स हैं एक बार उनसे रीड करके देख लो। ओके, क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने इस 501 की ओर। ओके, ये रहा 501। 501 क्या बात करता है, 501 कोई अलग चीज नहीं है, 501 भी जो है ऑडिट एविडेंस की ही बात करता है, बस इसमें तीन स्पेसिफिक पॉइंट्स है। तीन चीजों की स्पेसिफिक बात करता है, इन्वेंट्री, लिटिगेशंस एंड क्लेम्स, ओके, एंड लास्ट सेगमेंट्स, सेगमेंट इंफॉर्मेशन। बस तीन पॉइंट्स है, इनको कवर कर लिया, 500 कंप्लीट। और ये भी तीन पॉइंट बहुत इजी है, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल बहुत इजी से समझ जाओगे। इन्वेंट्री में मेन क्या होता है, वैल्यू ऑफ एग्जिस्टेंस एंड कंडीशंस। लिटिगेशन में वेरिएंस, कंप्लीटनेस ऑफ इन्वॉल्विंग एंटिटीज एंड प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर अकॉर्डिंग टू एफआरएफ सेगमेंट में होता है। सबसे पहले इन्वेंट्री, प्राइमरी, देखो, जब भी हम इन्वेंट्री की बात करते हैं उसकी फिजिकल रियलिटी की बात करते हैं, यानी कि वो अभी कहाँ पर है और किस कंडीशन में है उसके बारे में। तो प्राइमरी मेथड विल बी अटेंड द फिजिकल काउंटिंग, यानी कि खुद जाके उसको चेक कर लो कि वो अवेलेबल है कि नहीं। उसमें इंस्पेक्शन ऑफ इन्वेंट्री, यानी कि एग्जिस्टेंस और कंडीशन बता देगा। टेस्ट काउंट करो, ये चार प्रोसेस है। देन उसके बाद ऑब्जर्वेशन, ऑब्टेन एविडेंस ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ द काउंट प्रोसेस। सबसे पहले इंस्पेक्ट करो कि इन्वेंट्री है कि नहीं है, अगर है और उसकी कंडीशन क्या है वो पता कर लो। टेस्ट आउट करो, यानी कि जब मैनेजमेंट काउंटिंग कर रहा होगा ना फिजिकल इन्वेंट्री की, उसका टेस्ट काउंट कर लो। कोई भी इन्वेंट्रीज को जाके चेक कर लो कि हाँ इसमें काउंट करा है, हाँ प्रॉपर काउंट करा है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन कंप्लाइंस विद द मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शंस, मैनेजमेंट की क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है उसको भी चेक कर लो कि क्या वो ठीक है कि नहीं। ऑब्टेन एविडेंस रिलायबिलिटी ऑफ द काउंट प्रोसेस, इसको आप ऐसे ले लो, मैं बताता हूँ, उसके हिसाब से आपको ज्यादा इजी हो जाएगा समझना। इसमें पॉइंट्स आगे पीछे हो गए हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट ले लो इसको। सबसे पहले चेक करो जब मैनेजमेंट आ रहा है ऑडिट करने या काउंटिंग करने, तो सबसे पहले चेक करो कि मैनेजमेंट के क्या इंस्ट्रक्शन है, किस तरीके से वो काउंटिंग परफॉर्म करेगा। ठीक है, ओके, किस तरीके से काउंटिंग परफॉर्म करेगा उसकी चेक कर लो। हम्म हम्म, ये हो गया वन। देन उसके बाद चेक करो कि क्या परफॉर्म टेस्ट काउंट, जब वो काउंटिंग चल रही होगी ना, तो उसके टेस्ट काउंट्स को परफॉर्म करो कि क्या वो मैनेजमेंट के जो टीम है वो प्रॉपर
कर रही है कि नहीं। ओके, पहला ऑब्जर्व करो कि कैसे क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है मैनेजमेंट के। दूसरा टेस्ट काउंट करो कि मैनेजमेंट जो टीम है वो प्रॉपर काउंटिंग कर रही है कि नहीं। तीसरा इंस्पेक्ट कर लो कि क्या उसकी कंडीशंस भी ठीक है कि नहीं। जब टेस्ट काउंट करोगे तभी आपको कंडीशंस भी इंस्पेक्ट हो जाएंगे। और लास्ट चेक कर लो कि रिलायबिलिटी, यानी कि जो एक्चुअल में प्रोसीजर हुआ है, काउंट हुआ है उसके सामने, एंड जो एक्चुअल में रिकॉर्ड्स में लिखा था वो दोनों सेम है कि नहीं। बस सिंपल है, यानी कि लास्ट में जाके रिकंसाइल कर लो, ये कह सकते हो आप लोग। ओके, तो सिंपल 4 स्टेप्स है फिजिकल काउंटिंग के जब ऑडिटर जाएगा तो। पहला, ऑब्जर्व करो मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शन। दूसरा, टेस्ट काउंट। तीसरा, इंस्पेक्ट इन्वेंट्री। और चौथा, ऑब्जर्वेशन या कहे तो रिकंसाइलेशन। ओके, ये हो गया प्राइमरी मेथड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम टाइम ऑर्डर को यही करना चाहिए और कोई मेथड यूज नहीं करना चाहिए, जिससे ज्यादा रिलायबिलिटी मिलती है। लेकिन उसका एक और मेथड, परफॉर्म द प्रोसीजर ओवर फाइनल इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स टू डिटरमाइन द एक्यूरेट द रिफ्लेक्ट ऑफ द काउंट रिजल्ट। यानी कि रिकंसाइलेशन, जैसे हमने वहां बोला, यहाँ पे लास्ट प्रोसीजर को हमने कहा रिकंसाइल कर लो, तो यहाँ पे क्या है, एक्चुअल और फिजिकल को, मतलब जो फिजिकल काउंटिंग हुआ था और जो रिकॉर्ड्स में था उसको कंपैरिजन करना। और यहाँ पे क्या है, जो पिछला हुआ है, यानी कि मान लो 31 मार्च को रिकॉर्ड बना, रिकॉर्ड आया, उसके बाद सेल्स हुआ वगैरह वगैरह सब हुआ, देन उसके बाद हमें एक रिकॉर्ड मिल गया। ओके, देन उसके बाद वहां पे जाके हमने काउंटिंग करा तो वहां से कंपैरिजन कर लेना कि क्या चीज होती है। ठीक है, ऑलमोस्ट जो ये इसका जो लास्ट पॉइंट है, रिलायबिलिटी ऑफ काउंट प्रोसीजर, यानी कि कितना काउंट हो रहा है उसका रिलायबल करना, या फिर कहें तो रिकंसिलेशन, एक ही चीज है। ठीक है, यहाँ पे मेथड में लिखा है कि जब हम वहां पे फिजिकल काउंट कर रहे हैं तो लास्ट पॉइंट आखिरी में जाके बस चेक कर लो कि उन्होंने सही काउंट करा है कि नहीं, लायबिलिटी ले लो, एंड उसके बाद जाके डेटा को रिकंसाइल कर लो। ओके, तो 4 पॉइंट्स के बाद एक मेथड आईसी ने लिख के दिया है, तो उसके हिसाब से आपको करना, कर लो 4 पॉइंट्स, और देन एक रिकंसिलेशन 5 पॉइंट्स मान सकते हो। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा प्राइमरी मेथड और देन सेकेंडरी मेथड। फिजिकल रिलायबिलिटी का फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट आता है प्लानिंग टू अटेंड फिजिकल काउंटिंग। अब देखो, जरूरी नहीं है कि हर चीज फिजिकल काउंटिंग हो ही जाए, कई बार कुछ ना कुछ इश्यूज आ जाते हैं। तो सबसे पहले नेचर, नेचर यानी कि हैप्पैज़र्ड या हाई वैल्यू प्रिशेबल है, यानी कि प्लानिंग अटेंड एट फिजिकल काउंटिंग किस किस वजह से कई बार हम हो सकता है ना नहीं कर पाते, या फिर करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं सकते। तो ये लाइक मतलब ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे पॉइंट्स हैं। अगर रिस्क आता है, रिस्क ज्यादा है, कंट्रोल्स, नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, मतलब ये बता रहा है कि किस वजह से हमें करना चाहिए। सिंपल समझ लो किस वजह से हमें फिजिकल काउंटिंग करना चाहिए। ये 9 पॉइंट्स वो है कि ज्यादा नहीं पूछता है, बहुत कम ही मुश्किल से पूछ लेगा केस एमसीक्यूज वगैरह में। ठीक है, इसके लिए बस रीड कर लो, लोकेशन क्या है, सिस्टम कैसा है, टाइमिंग क्या है, क्योंकि कई बार डेट और काउंट के वजह से भी चेंजेस आते हैं। ओके, एक्सपर्ट्स, इंस्ट्रक्शंस, स्टेटस वगैरह सब कुछ चेक करना होता है। इस रीजन, यही रीजन है कि किस वजह से हमें फिजिकल काउंटिंग करनी चाहिए। ओके, देन अब कुछ केस सिनेरियोज देखते हैं, मतलब जो मेन पॉइंट है। अभी तक तो था जो बेसिक्स था, देखो यहाँ पे आपको ये एक इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लेना किसी भी तरीके से। ओके, रिटेन करके रखना। देन उसके बाद हमारे आते हैं सिनेरियोज, जो एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ओके, इसमें क्या है, अगर हमने फिजिकल काउंटिंग की डेट पे काउंट किया और लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट पर काउंट नहीं किया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट क्या होती है आपको पता होगा, 31 मार्च, यानी कि 31 मार्च को हमें काउंटिंग करनी होती है। अगर हमने उस दिन नहीं करा, किसी और दिन करा, तो फिर कैसे चेक किया जाए, काउंटिंग ऑन द डिफरेंट डेट। ओके, तो की फोकस क्या होता है हमारा, वेरिफिकेशन ऑफ द रिकॉर्डिंग ऑफ द मोमेंट, यानी कि मोमेंट को रिकॉर्ड का, रिकॉर्डिंग को प्रॉपर चेक करना कि किस तरीके से हुआ है। लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर अगर हमारे पास 10,000 की इन्वेंट्री थी, हमने उसको लिख रखी है, और जब हम फिजिकल काउंट कर रहे हैं वहां पे हमें 5,000 या फिर 15,000 की इन्वेंट्री मिल रही है। ठीक है, अब तो बीच में चेक करना है कि जो डेटा है वो कहाँ हुआ है, यानी कि सेल्स कितने किए गए और परचेस कितने किए गए। इसको चेक करना, सेल्स और परचेस को, एंड देन रिवर्स कैलकुलेशन करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कैलकुलेट करना कि कितनी इन्वेंट्री होनी चाहिए। मान लो यहाँ 15,000 की थी। ओके, 15,000 की इन्वेंट्री थी, और हमारे रिकॉर्ड्स के हिसाब से फाइनेंशियल डेट पे
फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट पे जो है 10,000 की इन्वेंट्री है। ओके, 10,000 की इन्वेंट्री है। तो फिर अब उसको कैसे रिकंसाइल करेंगे? बीच में चेक करेंगे कि क्या सेल परचेज हुई है। अगर हुई है तो कितने की हुई है, ठीक है, वो चीज चेक करेंगे और उस 15,000 को ले जाके चेक करेंगे कि वो 10,000 की बनती है कि नहीं, या अलग बन रही है। तो हम फिर कंपेयर करेंगे कि क्यों अलग बन रही है। ओके, द प्रोटोकॉल ऑफ परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस विद चेंज इन द इन्वेंटरी बिटवीन द टू डेट्स इज प्रॉपर्ली इनप्रॉपरली रिकॉर्डेड। यानी कि प्रॉपरली रिकॉर्ड किया गया है अगर चेंजेस है तो, और क्या रीजन है चेंजेस के उसके बारे में रिकॉर्ड करना होता है। सेकंड सिनेरियो इम्प्रैक्टिकल, अगर फिजिकल इन्वेंट देखो, इसमें क्या है फिजिकल, ये सिंपल है, कुछ भी चीज नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेटा चेक किया, ठीक है, उसमें कितना इन्वेंट्री लिखा है और जब फिजिकल काउंट किया उस दिन कितना आ रहा है, उसका बस रिकंसाइल करना, यानी कि परचेज सेल की एंट्री, लाइक कहें तो मेमोरेंडम, या क्या कहें तो रिकंसिलेशंस। जब हम रिकंसिलेशन करते हैं तो हम चेक करते हैं कि कौन सा डेटा कहाँ आना चाहिए था, यानी कि परचेज कितनी हुई, सेल्स कितनी हुई, उसका बस एक चार्ट बना लिया, क्या तो बैलेंस शीट बना ली। और बस वो जो पी एंड एल बनाते हैं ना, हम जब पी एंड एल बनाते हैं तो एक साइड एक्सपेंस लिखते हैं और एक बार एक साइड सेल्स लिखते हैं। तो बस वही ओपनिंग और बैलेंस क्लोजिंग का बैलेंस आप की तरह आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे फिजिकल काउंटिंग का जो मेथड होता है वो सेम ऊपर वाला होता है, जो हमने ये मेथड पढ़े, दो मेथड, वही चीज होती है। ओके, सेकेंड सिनेरियो आता है कि इम्प्रैक्टिकल है फिजिकल काउंटिंग ड्यू टू अनफोर्स सर्कमस्टेंस, लाइक मतलब अल्टरनेटिव डेट पे जो है वहां भी आप काउंटिंग नहीं कर सकते। कैन अटेंड बी डन एंड अल्टरनेटिव, यानी कि अल्टरनेटिव डेट पे काउंटिंग कर सकते, लाइक पहले होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे करना इंपॉर्टेंट है। अगर उस दिन नहीं हो पा रहा है तो किस, अगर उस दिन हो जा रहा है तो कोई, उस दिन नहीं हो रहा है तो मतलब सिंपल समझो, अगर उस दिन हो रहा है तो फिर ठीक ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। उस दिन नहीं हो पा रहा है, कोई और डेट चूज करो, आफ्टर 1 और 2 मंथ भी होता है तो भी आप चूज कर लो एंड उस दिन जाके ऑब्जर्व करो, यानी कि परफॉर्म किया। अगर हो सकता है अल्टरनेटिव डेट पे तो वहां पे जाके कर लिया एंड कोई दिक्कत नहीं है, तब कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर अल्टरनेटिव डेट पे भी नहीं हो रहा है तो फिर ट्राई करो अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स का, अगर कोई और प्रोसीजर्स है, ठीक है। अगर है प्रोसीजर्स तो उसके हिसाब से सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट लगा लो एग्जिस्टिंग कंडीशन को लेके, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर है ही नहीं तो फिर आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, क्योंकि तब आपको सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएट ऑफ ऑडिट एविडेंस मिला ही नहीं, तो आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। ओके, अब ये पॉइंट कैसे, सिंपल समझो। आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेटा, आज आप इन्वेंट्री की काउंटिंग कर सकते हो, कर लो, बहुत बढ़िया है, डायरेक्ट डेटा मिल जाएगा। नहीं कर सकते हो, कोई और डेट चूज कर लो, उस दिन हो जाएगा। अगर उस दिन हो जाता है, ठीक है, उस दिन भी कोई दिक्कत नहीं है, अपना डेटा वगैरह कलेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर उस दिन भी मुश्किल होती है, उस दिन भी आप नहीं कर सकते किसी भी रीजन से, तो अल्टरनेटिव प्रोसीजर ट्राई करो। अगर अल्टरनेटिव प्रोसीजर भी नहीं है और कोई अल्टरनेटिव ऑडिट एविडेंस भी नहीं मिल सकता, तो उस केस में सीधा मॉडिफाई कर दो ओपिनियन। ओके, ये सिंपल सा चार्ट है कि अगर अटेंडिंग फिजिकल काउंटिंग इज इम्प्रैक्टिकल, ओके, तो इसको आप चेक कर देख लो एक बार। अल्टरनेटिव डेट अवेलेबल है, कर लो, नहीं है, प्रोसीजर ट्राई करो अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर भी नहीं है तो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से हमें मॉडिफाई करने का पड़ेगा ओपिनियन 785 के अकॉर्डिंग। ठीक है, 785 में मॉडिफाई कैसे करते हैं ओपिनियन, वो हम 785 में अच्छे से डिस्कस लेंगे। ओके, तो मतलब मैक्सिमम देखो, जहां पे आपको ये लगे ना केसेस में कि हमें सर्कमस्टेंस सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहा है, वहां डायरेक्ट मेंशन कर दो 705 के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में वो सॉल्व हो जाता है। ओके, बहुत सिंपल सा मेथड है। अगर कोई चीज हो रही है तो कर लो, नहीं हो रही है तो अल्टरनेटिव प्रोसीजर चेक कर लो, अल्टरनेटिव प्रोसीजर नहीं है तो मॉडिफाई ओपिनियन कर दो, सिंपल। ठीक है, तीसरा है कि इन्वेंट्री जो है थर्ड पार्टी के पास है, या तो उससे कंफर्मेशन ले लो, ऑप्शन 1 है कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले लो कि आपके पास इन्वेंट्री है तो उसके रिलेटेड हमें बता दीजिए। एंड ऑप्शन 2 है इंस्पेक्शंस, ये दो बार लिखा है, ठीक है, इसको मत देखना। और इंस्पेक्शन या कुछ और प्रोसीजर्स, यानी कि या तो डायरेक्टली जाके इंस्पेक्शन, परफॉर्म इंस्पेक्शन और अदर ऑडिट प्रोसीजर्स तो एप्रोप्रिएट सर्कमस्टेंस, उस सर्कमस्टेंस में बहुत भी
अगर कोई और प्रोसीजर आपको ठीक लगता है तो आप वो जाके भी अप्लाई कर सकते हो, या तो कंफर्मेशन ले लो या तो इंस्पेक्शन कर लो, या फिर आप दोनों भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थर्ड पार्टी के पास है तो रीजन है। कुछ पॉइंट्स ऐसे कि शायद लिखे हैं तो आप वो पॉइंट्स देख लेना, आपके पास नोट डाउन होगा तो। अदरवाइज इतना भी लिखोगे तो भी ठीक है। देखो, इंस्पेक्शन या अदर्स में क्या आता है, या तो आप खुद जाके चेक कर लो, किसी अपने वॉलेंटियर को भेज दो कि वो जाके चेक कर ले, या उनसे डॉक्यूमेंट्स ले लो जो कंफर्मेशन हो गया। इस तरीके से अल्टरनेटिव कुछ प्रोसीजर्स होते हैं। ओके, तो ये हो गया, तीन सिनेरियोज होते हैं इन्वेंटरी केस में। सबसे पहला, इन्वेंटरी में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा किस तरीके से फिजिकल काउंटिंग होती है। चार मेथड, चार प्राइमरी मेथड और एक सेकेंडरी मेथड परफॉर्म करना होता है। देन उसके बाद तीन सिनेरियोज। पहला कि इन्वेंटरी, ठीक है, पहला कि डिफरेंट डेट पे हो रहा है, रिकंसाइल होके डेटा हो जाएगा। दूसरा इम्प्रैक्टिकल है, ठीक है, उसका भी मेथड हमने पढ़ लिया। अगर हो सकता है किसी और डेट पे कर लो, नहीं हो रहा प्रोसीजर ट्राई कर लो, अदरवाइज मॉडिफाई ओपिनियन। इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास है, कंफर्मेशन ले लो या खुद जाके इंस्पेक्शन करवा लो या कर लो। ओके, तो इसमें से आप तीन पॉइंट्स हो गए, बस तीन सिनेरियोस याद रखना है इन्वेंटरी के बारे में, इन्हीं में से किसी एक पे पूछ लेता है। ओके, देन उसके बाद लिटिगेशन एंड क्लेम्स। लिटिगेशन क्लेम्स में कुछ नहीं है, मिनट्स चेक करो, ठीक है, मिनट्स चेक करो कि कोई लिटिगेशन क्लेम पेंडिंग है या नहीं। अकाउंट्स चेक कर लो, उसमें कोई एक्सपेंस बता रखा है कि नहीं। ये हार्ड क्यों बन जाता है? ओके, रिव्यू कर लो कि जो लीगल पर्सन है उसको किस तरीके किस किस के लिए लीगल एक्सपेंसेस पे किए गए हैं, और मैनेजमेंट से इंक्वायरी कर लो या इन हाउस लीगल काउंसिल से इंक्वायरी कर लो कि कोई पेंडिंग लिटिगेशन और क्लेम्स है कि नहीं। ओके, इसमें तीन है पता करने का, मिनट चेक कर लो, अकाउंट्स चेक कर लो, एक्सपेंसेस और इंक्वायरी कर लो। ओके, डिजाइन प्रोसीजर परफॉर्म टू आइडेंटिफाई लिटिगेशन इन्वॉल्विंग द एंटिटी, सिंपल ये ऑब्जेक्टिव होता है। ओके, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, लेकिन कई बार हमें एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से भी बात करनी पड़ती है इसके रिलेटेड, ताकि हमें और ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, किस किस रीजन से, अगर हमें रिस्क और मटेरियल स्टेटमेंट ज्यादा मिलता है तो हमें कम्युनिकेट करना पड़ेगा। मैटर इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट रिस्क, यानी कि जो मैटर्स मिले उसमें बहुत ज्यादा रिस्क है, जिसकी वजह से कंपनी को बहुत ज्यादा लॉसेस हो सकते हैं, या बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, हमें समझ ही नहीं आ रहा है, तो इसलिए हमें एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से बात करना पड़ेगा। या फिर डिसएग्रीमेंट है मैनेजमेंट और एक्सटर्नल लीगल काउंसिल में, यानी कि कोई रीजन है कि दोनों का डिसएग्रीमेंट हो गया है किसी रीजन से, तो उसके बारे में भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा। कॉन्सिक्वेंस, मैनेजमेंट क्या रीजन हो सकते हैं, या किस वजह से हम रुक सकते हैं, यानी कि मैनेजमेंट जो है वो रोक सकता है कि आप जो है एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से मत बात करो, हम अलाउ नहीं करते हैं। तो ये भी रीजन है, और मैनेजमेंट ऐसा कर भी सकता है, अगर कोई दिक्कत होती है तो वो करता है। और ऑडिटर को लगता है यार रीजन तो ठीक है, मैं और मैनेजमेंट बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, तो फिर मैं यहाँ सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस तो मिला ही नहीं हमें, तो हम इस यहाँ पे ऑडिटर को ऑडिट को मॉडिफाई कर देंगे ऑडिट रिपोर्ट को 705 के अकॉर्डिंग। सिंपल, मैंने कहा ना, देखो अगर मैनेजमेंट है उसको उस अब देखो मैंने सिंपल कहा है, अगर आपको प्रोसीजर लगाना है, वहां प्रोसीजर नहीं लग रहा है, अल्टरनेटिव प्रोसीजर अप्लाई करो। नहीं है प्रोसीजर, ऑडिट को मॉडिफाई कर दो। ओके, सिंपल, ये चीजें मैक्सिमम जगह आपको काम आएगी, ऑलमोस्ट हर केस होगा ना, तो वहां पे आपको 785 का डिफरेंस मिल जाएगा जहां भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखना, अगर आपका कोई ऑडिट प्रोसीजर खराब हो रहा है या अल्टरनेटिव प्रोसीजर नहीं है, ऑडिट को मॉडिफाई कर दो। ओके, ये हो गया हमारा लिटिगेशन क्लेम कंप्लीट। देन उसके बाद क्लास हमारा सेगमेंट का बचता है, इस पे एक क्वेश्चन आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, पूरा पूरा आई थिंक 25 में ही आया था। ओके, तो इसका भी एक क्वेश्चन मैंने ले रखा है, वो भी अभी डिस्कस करेंगे, पहले इसको कवर कर लेते हैं। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, सिंपल है, डेफिनेशन द इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट सर्विस ऑपरेशन डिफरेंट जियोग्राफिकल, अलग मतलब सेगमेंट, मतलब तो पता ही होगा कि अलग अलग स्कोप, एक कंपनी है उसके अलग अलग एरियाज में अलग अलग प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, या अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, तो उस चीज को बस इंफॉर्म करना होता है कि हाँ ये चीज है, वो हम डिस्क्लोज कर रहे हैं। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो ऑब्टेन करे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस की सेगमेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो कंपनी के डिस्क्लोजर्स में या नोट्स में मेंशन है कि नहीं, बस ये चेक करना होता है, अगर नहीं है तो उनको बोलो करने को, और अगर नहीं करते हैं तो फिर उसके बाद जो भी अप्रोप्रिएट ऑप्शन
रहेगा वो ले सकते हैं। इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन सेगमेंट इन्फॉर्मेशन ऑन द स्टैंड अलोन बेसिस। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इन रिलेशन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। यानी कि ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आपको सेगमेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में रिस्पॉन्स देना होगा, बस ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है कि हाँ बस चेक कर ले ऑर्डर मैनेजमेंट ने इसको मेंशन कर रखा है कि नहीं। ओके। आगे आगे कुछ बचा नहीं है। सेगमेंट चेक करने के लिए तीन है। अंडरस्टैंड करो मेथड। अंडरस्टैंड मैनेजमेंट मेथड। मैनेजमेंट किस तरीके से उसको चेक करता है। टेस्ट कर लो एक बार खुद से अप्लाई करके, या कहे तो रीपरफॉर्म करके चेक कर लो कि मेथड सही वर्क कर रहा है कि नहीं। और लास्ट में एंटी का प्रोसीजर लगा लो, यानी कि प्रीवियस डेटा से कंपेयर करके देख लो क्या डेटा सही है कि नहीं, यानी कि प्रॉफिटेबल है कि नहीं। ओके। बस तीन पॉइंट्स थे हमारे 501 में। ओके। प्रोटोकॉल इसको मत ध्यान देना कि यहाँ पे इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये यहाँ पे गलती से आ गया है। ओके। मेन हमारा जो 705 का समरी था वो तीन ही चीजों के बारे में बात करता है। ओके। मैं इसको हटा ही देता हूँ। हमारी एक अलग चीज है, सैम्पलिंग का है, वोट्स का डेटा गलती से इसमें आ गया है क्रिएट करते वक्त। ओके। तो हमारा तीन मेन मेथड क्या थे। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री, ओके, लिटिगेशंस एंड सेगमेंट इंफॉर्मेशन। सिर्फ तीन पॉइंट्स है 501 में, और ये हमने कवर अप कर लिया। ओके। तो इसी के साथ हमारा 501 भी कवर हो गया। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तीन इन्वेंट्री के बारे में था, लिटिगेशन, क्लेम्स और सेगमेंट्स। ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। जितना अंडरस्टैंडिंग के समझ के पढ़ोगे उतना ज्यादा आपको याद रहेगा, उतना ज्यादा आपको जल्दी समझ आएगा। वर्डिंग्स, वर्डिंग्स इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड्स को हमेशा याद रखो। लाइक मतलब कीवर्ड्स याद खेल सकते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो वो आते ही रहेंगे। तो मैंने तीनों पॉइंट्स को कवर अप कर लिया। आई होप आप लोगों को 501 भी समझ आया होगा। तो और इसके रिलेटेड एक क्वेश्चंस मैंने सेव कर रखा है, तो मैं उसको आपको बताता हूँ। ये रहा, चैन 25 का ही है। और आई थिंक हाँ सेगमेंट वाला ही, जो मैंने बताया कि सेगमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि उस सेगमेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में बताना है। देखो इसके आंसर्स में क्या है। इसमें है, आप डायरेक्ट सेगमेंट के बारे में बता सकते हो कि audit specific consideration for selected items, the order is sufficient and approved segment information। ठीक है। सेगमेंट इन्फो 500 का नाम है ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसिडरेशन, यानी सिलेक्टेड आइटम, कुछ सिलेक्टेड आइटम्स के लिए। ओके। सेगमेंट इन्फॉर्मेशन का बताना है। सिंपल, ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैनेजमेंट एंड परफॉर्म एंटिकल प्रोसीजर। जो मैंने लास्ट में तीन पॉइंट्स बताए ना, कि मेथड को पता करो मैनेजमेंट के, उसको परफॉर्म करके देख लो कि कैसे यूज होता है, और लास्ट में एंट्री का प्रोसीजर लगा दो। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिर्फ प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर को चेक करना कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के हिसाब से बन रहा है कि नहीं। एंड अकॉर्डिंग टू ऑडिटर नॉट रिक्वायर्ड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर रिक्वायर द नेसेसरी एक्सप्रेस, यानी कि ऑडिटर को कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर लगाने की जरूरत नहीं है सेगमेंट इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। वो स्टैंड अलोन बेसिस पे ओपिनियन ऑलरेडी देता है। उसके बाद फेदर, ये कंपनी के बारे में बताया। जब आप केस पढ़ोगे ना, तो केस के रिलेटेड तीन, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें पूछी हैं कि सीए पर्ल गाइड का एसेस टू मैटर, मैटर के बारे में क्या बोलेगा। एंड व्हाट ऑडिट प्रोसीजर सीए पर्ल विल मेथड यूज मैनेजमेंट प्रेजेंटेशंस, यानी कि अभी हमने पहले पढ़ा कि उसको स्पेसिफिक देने की जरूरत नहीं है, वो स्टैंड अलोन ओवरऑल फुल बेसिस पे देगा ही। ठीक है। तो ये था हमारा ए पार्ट का आंसर, ऊपर वाला ये वाला पैराग्राफ। ओके। ये वाला हमारा ए का था, जो दो नंबर का था। सिंपल आपको इतना लिखना है कि ऑडिटर को जो है प्रोसीजर्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अलग से स्पेसिफिक ओपिनियन देने की जरूरत नहीं है। और ये है मेथड। तो ये मेथड जो है ये कोई सिंपल नहीं है। ठीक है। ऑडिट प्रोसेस सिंपल इंश्योर मेथड यूज द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इन्फॉर्म करेगा, यानी कि सेल्स ट्रांसफर चार्जेस सेगमेंट्स के जो है सेल्स है, ट्रांसफर्स हैं, चार्जेस है, उनको मेंशन करना। और इंटर सेगमेंट अकाउंट्स अमाउंट्स को रिमूव कर देना, कि जो इंटर सेगमेंट है यानी कि एक दूसरे के बीच के, उनको हटा देना। कंपैरिजंस करना बजट्स, बजट्स के अकॉर्डिंग, एसेट्स का अलोकेशंस एंड कंसिस्टेंट ऑफ द प्रायर पीरियड। ओके। अब देखो कैसे याद रखना है कि सेगमेंट्स के बारे में पूछा जाए तो कैसे, कौन से ऑडिट प्रोसीजर लगाने हैं। सिंपल आप समझो कि आप एक कंपनी का ट्रांजेक्शन कर रहे हो। ओके।
रिकॉर्ड कर रहे हो। पहला, सेल्स, ट्रांसफर, चार्जेस, एसेट्स, ऐसा सब मेंशन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें भी मेंशन करना है। पहले पी एंड एल ले लो, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिया, वहां पे क्या क्या आता है, सेल्स, ट्रांसफर और चार्जेस, वो रिकॉर्ड करना है, लेकिन एलिमिनेट कर दो इंटर सेगमेंट के। दूसरा, कंपेयर करो बजटेड और एक्चुअल रिजल्ट, यानी कि जब हम बजट कॉस्ट बनाते हैं तो वहां पे बजटेड और एक्चुअल को कंपेयर करते हैं ना, तो सिंपल वही है कि बजटेड जो हमने एक्सपेक्ट किया था और जो एक्चुअल है उनको कंपैरिजन कर लो। तीसरा, आ जाओ बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट के एसेट्स और लाइबिलिटीज जो है उनको प्रॉपरली अलोकेट करो कि सेगमेंट, इस पर्टिकुलर सेगमेंट का क्या एसेट्स और लाइबिलिटीज है। ओके। एंड लास्ट, कंसिस्टेंट, जो हमारी हर पॉलिसीज में यूज होता है कि पिछले पीरियड के आइटम से कंसिस्टेंट हमेशा रहना है। ओके। तो ये इस तरीके से ये 4 पॉइंट हो गए। एंड इसके रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में है, आप उसको चेक कर सकते हो। अ, ये चल जाए, क्लियर हो जाए थोड़ा, ठीक है। ये थोड़ा सा ब्लर है इसमें, बट हाँ, वैसे फोटो जो है वो क्लियर है, ठीक है, वो चीज़ आप आराम से देख सकते हो। एंड आई होप आप लोगों को 500 और 501 क्लियर हो गया होगा। ओके। एंड इसी को आप लोग रिवाइज कर लो, एक बार खुद से भी पढ़ो, ठीक है। तो आपने या तो एक बार आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, उसके बाद आप ये वीडियो देख लो, या देखते हो, या फिर आप डायरेक्ट भी अगर ये वीडियो देखते हो तो एक बार खुद से जाके रिवीजन कर लो, ताकि आपको एक बार पता चल जाए। और बाकी आपके पास जो क्वेश्चंस हो उसको सॉल्व कर लो। दिन में आप कुछ नहीं करना, आपको 3 से 4 घंटे भी आप दोगे ना, यानी कि 4 4 या 5 घंटे दे दो, 5 घंटे मैक्सिमम है, बहुत ज्यादा है बल्कि, ठीक है। जिस हिसाब से मैंने अभी शेड्यूल बनाए हैं इस ऑडिट का, ओके, वो उसके हिसाब से 5 घंटे बहुत ज्यादा है। आप इजीली कवर कर सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से आपका जो है पूरा कवर हो जाएगा। ओके। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज के 500 और 500 हमने कवर कर लिया, और आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। मैं ट्राई किया जितना ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन हो सके वो भी किया, क्वेश्चंस भी किए। और सिंपल 500, 500 कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत इजी। ओके। 500 में ऑडिट एविडेंस बात की है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। 501 के तो 3 ही पॉइंट है, उन्हीं के थोड़े से कॉन्सेप्ट्स को रिटेन करना है, उसको बस एक बार पढ़ते रहो। ये पीडीएफ जो है इसको अपने पास सेव करके रख लो, ओके। या टेलीग्राम चैनल पे है, मैं वहां पे शेयर कर, वहां पे शेयर्ड हो जाएगी ये, ठीक है। वहां से आप इसको बस टाइम टू टाइम रिवाइज करो। और हाँ, सबसे मेन जो हमारा टूल है उसको यूज करना है, उसको यूज करना है। ओके। उसको यूज करा करो, एंड वो बहुत जरूर काम आएगा, ठीक है, बहुत यूज होगा। ओके। चलो फिर आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल के सेशंस में एक नई वीडियोस के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, उसको कवर करेंगे एंड उसके क्वेश्चंस देखेंगे। आप लोगों को कुछ भी डाउट हो इससे रिलेटेड, आप मुझे कमेंट करके पूछ लो, या आप पर्सनली उस मेरे को मैसेज करके पूछ लो। एंड हम ट्राई करेंगे पूरा ऑडिट बहुत जल्द ही कवर करने को। ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।